Hello friends, I welcome you all to the Decode IAS YouTube platform. In the last video, in the polity revision series, we have started the Supreme Court as in the introduction of Supreme Court. Today we are going to discuss the organization of Supreme Court. Organization of Supreme Court. That's the topic. Let's see. At present, the Supreme Court consists of 31 judges. It is not true today because ये भी पुराना है, अभी 31 नहीं है. हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की संख्या है उसको बढ़ाई गई है. सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है उसको बढ़ाई गई है. क्यों बढ़ाई गई है? अगर जजेस की संख्या कम होगी तो डिस्पेंसेशन ऑफ जुडिशियल केसेस भी कम होंगे, क्योंकि दो लोग ज़्यादा आएंगे तो चार काम ज़्यादा होगा, दो लोग कम रहेंगे तो चार काम कम होगा. तो क्या कहा जा रहा है? इन फरवरी 2009 द सेंटर हैज़ नोटिफाइड एन इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 26 to 31 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. तो यहाँ पे सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि 1960s में एक बार बढ़ाया गया है, 56 में एक बार बढ़ाया गया है, 77 में बढ़ाया गया है, 86 में बढ़ाया गया है, 2008 में बढ़ाया गया है, 2009 में बढ़ाया गया है. सो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नंबर को बढ़ाने का काम किसके पास है? हु इज द बॉडी विच इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? इट इज द पार्लियामेंट. इट इज द पार्लियामेंट हु इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. दिस कुड बी एन एमसीक्यू कि भाई पार्लियामेंट के पास ये पावर है. अब बात करते हैं कि अब जजेस की ज़रूरत तो है, समझ में आ गया. अब जजेस को अपॉइंट कैसे करेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स हैं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ. जब भी हम लोग जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा दो चीज़ें. नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, ये एक जजेस की अपॉइंटमेंट की बात है. और जो दूसरा है वो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ये चार ऐसे पोजीशन है जिसके लिए हम लोग अभी वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट, कि चार ऐसे चीफ जस्टिस और जजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. इन्हीं के अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. देखिए, आज का जो करंट स्टेटस है वो ये है, हम लोग केसेस को पढ़ने के बाद भी हम आपको कंक्लूजन बता रहे हैं. आज का जो करंट स्टेटस है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों केसेस में सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, ही विल बी द चीफ जस्टिस. दैट्स द नॉर्म. दिस इज द नॉर्म, दिस इज द रूल. लेकिन जब बात आती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो अपॉइंटमेंट देता है प्रेसिडेंट, वही अपॉइंट करता है. लेकिन प्रेसिडेंट के पास लोग नाम देते हैं, सिफारिश करके नाम देते हैं. कौन है नाम देने वाले लोग? नाम देने वाले लोग हैं कोलेजियम. और ये कोलेजियम के अंदर 3 ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं. नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर 2 4 हाई कोर्ट के जज और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज. ये लोग यहां पे हैं. तो ये जो 4 हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजेस हैं और चीफ जस्टिस है, ये लोग मिलकर नाम रेफर करते हैं प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करता है. सवाल एमसीक्यू ऐसे पूछ सकते हैं कि जो नाम कॉलेजियम सेंड करती है, क्या उसी को एक्सेप्ट करना प्रेसिडेंट बाध्य है? क्या प्रेसिडेंट बाध्य है उस कॉलेजियम के नाम को एक्सेप्ट करना? तो जवाब यह है कि प्रेसिडेंट पहली बार में रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है. लेकिन अगर वही नाम दोबारा भेजा गया तो उसको एक्सेप्ट करना ही होगा. यानी कि जो जजेस की जो पोस्ट है, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं. ना ही कॉलेजियम में है और ना ही प्रेसिडेंट के पास कोई ऐसी पावर है जिसमें वो कॉलेजियम को किसी भी तरीके से रोक सके. ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जजेस की या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जाए. क्योंकि अगर जुडिशरी या जजेस की अपॉइंटमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता रहा तो इवेंचुअली यही होगा कि जजेस जो हैं, जजेस बनने के लिए या प्रोबेबल जजेस जो हैं वो जजेस बनने के लिए सरकार का पक्षपात करना चालू कर देंगे. तो एंड दूसरी चीज ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ आवर बेसिक फीचर्स. ठीक है, तो ये कुछ जजेस के केसेस को देख लेते हैं. अभी भी हम लोगों ने जिसके बारे में बात करी. देखिए, शुरुआत में क्या था? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दोनों को ही प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी. तो पहले क्या था? पहले यह था कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस, इन दोनों को अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट. वो अभी भी करता है. फर्क सिर्फ इतना यह है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है
या चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है जब सुप्रीम कोर्ट को जज को अपॉइंट करता है या जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस से मैं डिस्कस करूं, किससे डिस्कस करूं, क्या हाई कोर्ट के जजेस से डिस्कस करूं भी कि ना करूं। ये सब जो चीजें हैं, इन सब में यही कहा गया है कि एज द प्रेसिडेंट डीम्स फिट, एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस का सुनना ही पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बात सुनना ही पड़ेगा या बात भी करना पड़ेगा कि नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा जो सिचुएशन मैं अभी आपको बता रहा हूं, दिस वाज द सिचुएशन प्रायर टू द कोलेजियम सिस्टम। तो यहाँ पे साफ साफ तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रेसिडेंट की नेसेसिटी अगर उसे लगे तो ही वो डिस्कस करेगा, वरना नहीं करेगा। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जब हम लोग बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस। और एक बार अगर चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाता है तो क्या होगा? अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, क्योंकि ऑलरेडी वो आ चुका है। एंड सच अदर जजेस एज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट फील्स नेसेसरी। यानी कि दो चीजें यहां बोली जा रही हैं। सबसे पहली चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एज ही फील्स नेसेसरी। सेकंड चीज कि जैसे ही हमारा चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाएगा तो उसके बाद अदर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस की राय लेगा, और अगर उसे लगे कि और भी मुझे जजेस की राय लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो उसकी भी राय भी वो ले सकता है। लेकिन ये जो कंसल्टेशन की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये कंसल्टेशन जो है वो उस समय वो ऑब्लिगेटरी थी, वो सिर्फ ऑब्लिगेटरी थी, अभी मैंडेटरी होने वाली है। कैसे? बिकॉज ऑफ दीज केसेस, नंबर वन इज द फर्स्ट जजेस केस दैट केम टू द पिक्चर इन 1982। उसके बाद ये सेकंड जजेस केस होता है 1993, मतलब ऑलमोस्ट 11 साल बाद। उसके बाद थर्ड जजेस केस होता है 1998। ठीक है, ये तीन केसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला जजेस केस था उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस अदर जजेस की, दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, इट ओनली मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस से या जस्टिस से एज ही डीम्स नेसेसरी, लेकिन जब वो कंसल्ट कर रहा है तो ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हैं। प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है उनकी कंसल्टेशन से निकली हुई चीज़ों को अमल करने के लिए। यानी कि बिफोर 1982 हम ये कह सकते हैं, बिफोर 1982 हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट अकेले चाहे तो अपॉइंटमेंट की डिसीजन ले सकता है विदाउट इवन कंसल्टिंग विद द जजेस। और अगर कंसल्ट करेगा भी तो दैट इज ओनली टू ए लेवल ऑफ कंसल्टेशन, नॉट कॉन्करेंस, कि दोनों को एक मत में आना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। 1993 के केस में ये कहा गया, जो सेकंड जजेस केस है, उसमें देखा गया कि यार अगर ऐसा करेंगे तो फिर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो सकता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो सकता है जुडिशरी में। तो इसीलिए 1993 में ये कहा गया एक और कोर्ट केस के थ्रू से, जिसको हम लोग सेकंड जजेस केस कहते हैं, उसमें ये कहा गया, उसमें एक्चुअली में 1982 के फर्स्ट जजेस केस को रिवर्स कर दिया गया और कहा गया कि जो कंसल्टेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कंसल्टेशन एक्चुअली में कॉन्करेंस है, यानी कि चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस इनकी बात प्रेसिडेंट को सुननी पड़ेगी। ही इज बाउंड टू लिसन टू द views, to the thoughts expressed by the chief justice and the other judges when it comes to the appointment of judges. इसीलिए कंसल्टेशन से एक हायर डिग्री में पहुंच जाते हैं, there is concurrence। ठीक है, थर्ड जजेस केस में ये कहा गया कि हाँ, कंसल्टेशन प्रोसेस जो है जिसमें कॉन्करेंस की बात करी जा रही है बिल्कुल सही है, लेकिन ये कॉन्करेंस जो है वो चीफ जस्टिस के साथ साथ अदर जजेस की भी जरूरत पड़ेगी। मतलब इसका क्या मतलब? वो देखिए, जो सेकंड जजेस केस आया था उसमें जो कॉन्करेंस की बात करी गई थी उसमें ये था कि the president is bound to follow the direction of the chief justice of India। ये कहा गया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बातें हैं उसके साथ कॉन्करेंस में रहना पड़ेगा प्रेसिडेंट की ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। प्रॉब्लम इसमें यह थी कि अदर जजेस के बारे में बात नहीं करी गई थी, यहां सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बात करी गई थी कि चीफ जस्टिस के थॉट के साथ प्रेसिडेंट को कॉन्कर करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर चीफ जस्टिस किसी एक जज को सरकार खरीद लेती है बाहर, तो इट बिकम्स इजी फॉर देम कि कॉन्करेंस तो मिल ही जाएगा, यानी कि एक रिस्क फैक्टर था। इसीलिए थर्ड जजेस केस में 1998 में ये कहा गया कि हाँ, प्रेसिडेंट तो अभी भी कॉन्करेंस की ही बात हो रही है, लेकिन ये कॉन्करेंस शुड कम फ्रॉम प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, एकाधिक जजेस की प्लूरैलिटी के साथ कॉन्कर करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ चीफ जस्टिस के साथ। एंड फ्रॉम हियर द कोलेजियम जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, दैट स्टार्टेड हैविंग मल्टीपल जजेस।
जैसे मैंने कहा 4 हाई कोर्ट के जजेस और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली में बनता है। और ये लोग जो भी डिसीजन देंगे प्रेसिडेंट को सुनना पड़ेगा इवेंचुअली, या तो पहली बार में या तो दूसरी बार में। तो ये 3 जजेस केसेस थे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। याद करने का तरीका अच्छा है कि फर्स्ट जजेस केस में इट वाज ओनली कंसल्टेशन, सेकंड जजेस केस में इट वाज कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस, एंड कॉन्करेंस इज विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस, थर्ड कॉन्करेंस विद रिस्पेक्ट टू प्लूरैलिटी ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो आई बिलीव ये आपको समझ में आ चुका है। हाल फिलहाल में एक फोर्थ जजेस केस आया है बेस्ड ऑन द 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014, जो कि बात करता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी को ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, 2015 में किसी ने फाइल किया। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम सिस्टम जो है वो ही सही है, क्योंकि एनजेएसी जो है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस फिर से हो जाएगी अगर अप्लाई होती है तो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, देन देयर विल बी ए पॉसिबिलिटी कि फिर से जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो जाए, एंड देयरफॉर एनजेएसी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके बंद कर दिया गया है और कोलेजियम सिस्टम को वापस से ऑपरेटिव कर दिया गया है। सो जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को बंद कर दिया था और कोलेजियम सिस्टम को वापस से ऑपरेटिव कर दिया था, दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज द फोर्थ जजेस केस। ठीक है, अच्छा, रही बात चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए, 1950 से 1973 तक प्रैक्टिस ये था कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वही चीफ जस्टिस बनेंगे, 1973 तक। उसके बाद क्या हुआ 1973 में एएन रॉय या एएन रे, इनको चीफ जस्टिस बनाया गया, सुपरसीडिंग 3 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। क्यों ऐसा किया गया था? इंदिरा गांधी ने किया था एएन रॉय को, क्योंकि एएन रॉय के जजमेंट्स जो है वो सरकार के फेवर में होते थे। इसीलिए एएन रॉय के ऊपर 3 सीनियर जजेस होते हुए भी एएन रॉय को प्रमोट करके चीफ जस्टिस बनाया गया था। और सिर्फ एएन रॉय नहीं, 1977 में एमयू बेग, ये भी एक जज बनाए गए थे चीफ जस्टिस, जिन्होंने भी सुपरसीड किया था उस समय के सीनियर मोस्ट जज को। तो सवाल ये होता है कि नॉर्मल रूल तो यही कहता है, यानी कि कन्वेंशन तो यही कहता है कि सीनियर मोस्ट जज को जो है चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन इस किस्म का जो डिस्क्रिशन है विद द गवर्नमेंट, दिस कर्टेल्स the kind of an independence aspect of the judiciary। अगर सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि हाँ इसको हम बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो सीनियर मोस्ट को बनाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो सीनियर मोस्ट को सुपरसीड करेंगे, ये तरीका गलत है। दिस कैन नॉट कीप गोइंग ऑन। ठीक है, फिर सारे जजेस जो हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए सरकार के फेवर में डिसीजन देना चालू कर देंगे। इसीलिए इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने के लिए अगेन वी हैव द सेकंड जजेस केस, जिसमें 1993 में क्लियर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस विल हैपन। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आई बिलीव आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आ चुका है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सवाल आता है तो कैसे लिखेंगे? जजेस को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सीनियर मोस्ट जजेस के बेसिस पे होता है, और ये लेटेस्ट जजमेंट जो है 2003 में भी इस चीज़ की पुष्टिकरण करी गई है। और जो सेकंड जजेस कोर्ट था 1993, जो सेकंड जजेस केस था 1993, उसमें भी ये साफ तौर पर पुष्टि करी गई है कि सीनियर मोस्ट ही एकमात्र तरीका है। रही बात अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसमें वही 3 केसेस, 1 इज 1982, उसके बाद 1993, उसके बाद 1998, और हाल फिलहाल में 2015 में जो है वो एनजेएसी के ऊपर 4th जजेस बेंच। तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका है। अब हम जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को समझ लिए हैं, अभी इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।